का एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 2 विद्युत रसायन का पार्ट 1। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को पार्ट 1 में तथा कुछ पॉइंट या कुछ कवरेज बच गए थे जिसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनर्ट समीकरण। इसके पहले कोलराउस का नियम, ईएमएफ, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग जाकर वहाँ पे उस क्लास को देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं उस क्लास को। हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को सेंड कर देंगे, आप लोग वहां से क्लिक कर आप उसको देख लीजिएगा। ये सभी के सभी फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए आप लोग एक एक करके देखिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं। नेशनल समीकरण क्या है? नेशनल समीकरण कहा जाता है कि इससे संबंधित, इसके पहले कोलराउस का समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके ऊपर आपके प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, या इसके पहले वाले वीडियो में इसको अच्छे समझा दिया गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य, देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, इसके प्लेलिस्ट में आपके इसके लिंक को सेंड कर दीजिएगा। देखिए क्या, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नेशनर्ट समीकरण कहा जाता है। कहा जा रहा है कि नेशनर्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नेशनर्ट समीकरण कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेशनर्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड, जिसको धातु इलेक्ट्रोड को m/m/k n का प्लस चार्ज के ऊपर दर्शाया गया है। इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। किसको? धातु इलेक्ट्रोड को। कहा जा रहा है कि धातु इलेक्ट्रोड के विभव, क्या इलेक्ट्रोड के विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर आपके पार्ट 1 में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप लोग पार्ट 1 को देखने के बाद आप लोग पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव, जिसे E से दर्शाया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से दर्शाया जाता है, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता को में निम्नलिखित संबंध होते हैं। कहा जा रहा है कि नेशनर्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता में निम्न संबंध होते हैं। कौन कौन से संबंध होते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए संबंध होते हैं कौन कौन से, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नेशनल समीकरण के अनुसार। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो आपका समीकरण है, ये आपका समीकरण कंप्लीट होता है। इसमें देखिए क्या, ई बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा के NF है, इक्वल टू लॉग log 10 1/m के स्क्वायर n प्लस रहता है। इस प्रकार से नेशनल समीकरण के अनुसार इसको समझाया गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि जहाँ कैपिटल R बराबर गैस नियतांक है, कहा जा रहा है कि कैपिटल R बराबर गैस नियतांक, T बराबर तापमान होता है, F बराबर फैराडे नियतांक, अब कहा जाता है कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम मोल होता है। कहा जा रहा है कि एक फैराडे बराबर 96500 कूलाम मोल होता है। अब स्मॉल n बराबर प्रयुक्त एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें उपयुक्त क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या बताता है,
स्मॉल एन दर्शाता है। एम एन इसकी क्या एम के स्क्वायर एन प्लस टू को दर्शाने के लिए विलयन में धातु आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं इसको समीकरण के अनुसार, तो कहा जा रहा है कि ई सेल देखिए क्या ई कैपिटल ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 क्यू। क्यू बराबर कहा जा रहा है कि आवेश बराबर क्या देखिए पी बटा के आर होता है। क्यू बराबर पी बटा के आर होता है। अब आगे देखिए क्या डेनियल सेल के लिए नेशनल समीकरण कहा जा रहा है कि डेनियल सेल के लिए नेशनल समीकरण किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेम समीकरण वहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है जो इसके ऊपर हम लोग कवर किए। तो कहा जा रहा है कि इसमें ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस वहाँ पर क्या था 2.303 था, यहाँ पर इसका मान बदल कर क्या रहा है 0.0591 अपान एन लॉग है। इसमें कहा जा रहा है कि लॉग 10 बराबर आयनिक उत्पाद बटा के आयनिक अभिकारक। कहा जा रहा है कि आयनों में जो अभिकारकों की मात्रा होती है और जो उत्पादों की मात्रा होती है ये डेनियल सेल के लिए संबंध होता है किसके लिए नेशनल समीकरण के अनुसार। अगला कहा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने मुख्य रूप से 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार से फैराडे ने सबसे पहले कहा था कि विद्युत अपघटन किस प्रकार से किया जाता है। अपघटन मतलब क्या होता है अलगाव होना। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम नियम या क्या फैराडे के देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं कि फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। तो कहा जा रहा है कि उसमें कहा जा रहा है इसके निम्न नियम है। नंबर 1 की बात करते हैं तो प्रथम नियम क्या है इसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए प्रथम नियम कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से विलयन में क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ये प्रवाह का आवेश क्या होते एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो अब यहाँ पर W अनुक्रम समानुपाती क्यों है, W किससे प्रदर्शित किया जा रहा है। अभी बात किया जा रहा है मुक्त। देखिए कहा जा रहा है कि पदार्थ की मात्रा और एक दूसरे के क्या आवेश के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा पदार्थ की मात्रा समानुपाती क्यों बोले तो आवेश हो गए। अब कहा जा रहा है कि इसमें जब जहाँ पर बोला जा रहा है आवेश क्या एक दूसरे के समानुपातित समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए दोनों में ऐसा मान आना चाहिए जो दोनों में नियतांक होता है। तो यहाँ पर जेड क्या एक दूसरे का नियतांक है। तो आ जाएगा क्या W बराबर जेड क्यू। अब जेड क्या है जेड बराबर कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। जेड बराबर क्या होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है जिसके बराबर अब अगला देखिए क्या जा रहा है W बराबर क्या अब हम लोग पढ़ते हैं क्यू बराबर आई टी क्या है आवेश बराबर धारा इंटू समय। यहाँ पर कहा जा रहा है कि W बराबर जेड आई टी क्योंकि क्यू का मान कितना होता है आई टी। तो यहाँ पर W बराबर जेड आई टी हो जा रहा है। तो यदि एक देखिए यदि धारा कितनी 1 एम्पियर हो तथा समय 1 सेकेंड लगता है तो दोनों बराबर क्या जाता है W बराबर जेड बचता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है
विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है या ये दोनों बराबर होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। यदि विद्युत क्या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकेंड में कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य में कहा जा रहा है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा कहा जा रहा है प्रति सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए सेकंड क्या है, द्वितीयक नियम या द्वितीय नियम क्या कहा जा रहा है फैराडे का। जब विद्युत धारा की समान मात्रा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, समान मात्रा किसकी, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। कहा जा रहा है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं इसके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुक्त होने वाले जब धारा की मात्रा समान होती है तो उसमें कहा जाता है कि विभिन्न विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करने पर इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। कहा जाता है कि जो मुक्त होने वाला इलेक्ट्रोड होता है वह पदार्थ की मात्रा उनकी तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए धारा क्या है, आई जा रहा है, यहाँ पर आई है, धारा आई है, उसके बाद E1 तथा E2 है और फर्स्ट और सेकंड है। देखिए कहा जा रहा है विद्युत अपघट्य W1 और विद्युत अपघट्य W2, यहाँ पर दो अपघट्य पदार्थ को मिलाया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभिन्न अपघट्य में प्रवाहित होने पर जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं वह पदार्थ की मात्रा तथा उनके तुल्यांकी या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है W पदार्थ की मात्रा, E क्या है आपका इसमें बोलेगा तुल्यांकी के समानुपाती कहा जाता है कि W1 E1 W2 E2 एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर W1 बराबर के क्या है, दोनों में स्थिरांक है। तो अब कहा जा रहा है कि W1 बराबर के E1 और W2 बराबर के E2। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा W1 बटा के W2 बराबर के बटा के तो E1 अपान E2, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। तो यहाँ पर एक क्या जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कि W बराबर, इसके पहले वाले समीकरण बोलेगा W बराबर ZIT बच्चा प्राप्त हुआ था। अब जब यहाँ पर W1 का मान यहाँ पर रखा जाता है तो ZI1 देखिए IZ का मान अलग हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये सभी सेम हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि Z1 IT बटा के Z2 IT कैंसिल हो जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा क्या, Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2। अब इस प्रकार से समीकरण तैयार होता है। तो कहा जा रहा है समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, तो कहा जा रहा है यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से तुलना किया जाता है तो बचता क्या, W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2 बराबर Z1 अपान Z2। तो इस प्रकार से कहा जाता है इन तीनों की तुलना करने पर प्राप्त होता है। तो कहा जा रहा है आगे कि यदि
कहा जा रहा है कि क्या नोट में कि यदि कहा जा रहा है कि E1/E2 बराबर Z1/Z2 होते हैं तो E एक दूसरे के समानुपाती होते हैं किसके Z के, तो कहा जा रहा है कि E बराबर क्या FZ तैयार होता है। कहा जा रहा है कि E बराबर FZ होता है, जो F एक फैराडे होता है, जो एक दूसरे के नियतांक होते हैं या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो जहाँ F बराबर क्या फैराडे, तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। एक देखिए अभी बोला गया 1 मोलों का मान कितना होता है 6.023 गुणे 10 की घाते 23। ये आपका एक पदार्थ के मोलों की संख्या हो गई गुणे 1.602 गुणे 10 की घाते -11, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है कितना 96,488.56। इसी को कहा जा रहा है लगभग में अप्रोक्सीमेट कितना हो जाता है 96,500 कूलाम होता है किसके बराबर, एक फैराडे बराबर। तो इस प्रकार से फैराडे के दोनों नियम को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ लिए हैं। अब देखिए क्या ये दोनों नियम, या कहा जा सकता है कि फैराडे के जो नियम है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसको 1 से 2 बार उस समीकरण को देखेंगे और उसके बाद एक बार रफ वर्क करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समीकरण भी समझ में आ जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, क्योंकि देखिए बिना लिखे आप कभी भी सोचेंगे कि टीचर आपको पढ़ा देगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर उठ जाएगा, तो ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आपको अपने खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई कितना भी पढ़ा देगा आप लोग अपने से या उसके द्वारा पढ़ाए गए से नंबर नहीं उठेगा। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने का वाला कंपटीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। अगला क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा एक दूसरे में अंतः परिवर्तित कर देते हैं। इसी को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। देखिए क्या विद्युत रासायनिक सेल किसे कहा जाता है, तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन करते हैं। इसी विद्युत रासायनिक सेल का कार्य होता है। अब कहा जा रहा है कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि विद्युत अपघट्य सेल। क्या है, विद्युत अपघट्य सेल। अब हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य सेल, उसके बाद कहा जाए गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो इसको हम लोग क्रमशः देखते हैं। देखिए क्या है आपका, देखिए क्या है विद्युत अपघट्य सेल। इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा, इसमें कहा जा रहा है कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इनमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से अंशतः मतलब बहुत ही कम मात्रा में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इनमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से अंशतः या बहुत ही कम मात्रा में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसी को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। जैसे लेड अम्ल बैटरी, कहा जा रहा है कि बैटरी में जब अम्ल मिलाया जाती है तो तब कहा जाता है कि उसमें क्या विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट समझाते हुए इसके एग्जाम्पल को तथा इसकी परिभाषा को आपके प्लेलिस्ट में इसके ऊपर वीडियो अपलोड है। और नहीं तो आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो आपको इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल।
देखिए क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम आपको वन शॉट वीडियो दे रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को आपको प्रोवाइड ही किया जा रहा है। गैल्वेनिक सेल देखिए क्या है, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इनमें सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, इसमें सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि इसमें सतत मतलब क्या, भौतिक का मतलब में सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसे कहा जा रहा है डेनियल सेल में गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के द्वारा क्या होती है, के द्वारा धारा उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि डेनियल सेल एक वोल्टेज सेल होता है। इस सेल में दो प्रकार के विलयन यानी कौन कौन से, कॉपर सल्फेट व जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि डेनियल सेल में दो प्रकार के विलयन कॉपर सल्फेट व जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा संपर्कित किया जाता है। कहा जा रहा है कि इस विलयन में या इन दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा संपर्कित किया जाता है। जैसे यहाँ पर समझा करके देखिए, जिंक देखिए क्या, जिंक से बनी एक आपको छड़ी दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर की बनी हुई है, ये जिंक की, एक कॉपर की। अब कहा जा रहा है इस जिंक के ऊपर माइनस चार्ज है और कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद कहा जा रहा है कि डेनियल जो सेल है, अब जिंक वाले में जिंक सल्फेट व कॉपर वाले में कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। तो इसमें एक और छड़ी मिलाई जा रही है जिसका नाम रखा गया है सॉल्ट ब्रिज होता है। इसमें जो धारा उत्पन्न होती है एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर, इसी को कहा जा रहा है डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहलाता है। अगला क्या है, सेल या बैटरी के प्रकार। क्या सेल या बैटरी के प्रकार क्या होते हैं, तो कहा जा रहा है कि यह उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। कहा जा रहा है कि उत्क्रमणीयता के आधार पर देखा जाता है तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्क्रमणीयता के आधार पर देखा जाता है तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल। देखिए क्या है, प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है, प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार क्रिया करने के बाद सेल क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जब सेल एक बार बनता है, मतलब क्या हो जाता है कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोड जो होते हैं एक ही बार कार्य अभिक्रिया करेंगे उसके बाद वो मृत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि जिस सेल का इस्तेमाल सिर्फ बनने के बाद एक बार होता है उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। अब जैसे इसका शुष्क सेल या लेखलांशीय सेल जो होता है इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब द्वितीयक सेल की बात करते हैं तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से ध्यान से कि इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमणीय हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। सिंपल से समझिए कि प्रथम सेल में कहा जाता है तो जैसे अपने घर पे जो पुरानी बैटरी होती है उसका इस्तेमाल, या घड़ी की जो बैटरी होती है इसका इस्तेमाल करने के बाद हम लोग उसको क्या करते थे, फेंक देते हैं। कहने का मतलब क्या, उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है इसलिए उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। अब द्वितीयक सेल में आते हैं तो जो फ़ोन की बैटरी होती है और जो चार्जिंग की बैटरियाँ होती है उसका हम लोग क्या कहते हैं, एक बार वो खर्च हो जाता है उसकी ऊर्जा, फिर उसको विद्युत धारा देकर या सूर्य का प्रकाश देकर उसको फिर से ऊर्जावान बना दिया जाता है। कहने का तात्पर्य वहाँ पे फिर से ऊर्जा प्रवाहित किया जाता है और वो उसका इस्तेमाल हम लोग क्या कहते हैं, एक बार उसको चार्ज करते हैं या उसकी धारा देते हैं, उसके बाद पुनः उससे उत्पन्न धारा को हम लोग क्या कहते हैं अपने आवश्यक के काम हेतु कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है द्वितीयक सेल कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। अंततः इन सेलों को संग्रह सेल भी कहा जाता है, जैसे सीसा संचायक सेल या जो लेड की सेल होती है, जो पुरानी बैटरियाँ होती है जो यातायात के साधनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है द्वितीयक सेल।
या फ़ोन की बैटरी, ये सब क्या हो जाती है, द्वितीयक सेल होती है। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज। अब देखिए क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जब विभिन्न तत्व को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन के ऊपर रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ आपका बेसिक फिजिक्स भी थोड़ा कंप्लीट होता चलेगा। जब अब हम देखते हैं कि विद्युत क्या, जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। कहा जा रहा है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, क्या पारा, सोना, चांदी। ये क्या होता है, एक दूसरे का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाया गया है। कहने का क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक दूसरे का बढ़ता हुआ क्रम है, जिसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी तो सबसे अधिक किस धातु में विद्युत प्रवाहित होती है, तो कहा जाता है सबसे अधिक किस में आ जाता है, सोना में होता है। अब हम लोग देखते हैं सिल्वर होता है, उसके बाद सबसे कम में आ जाएगा तो लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाता है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर उसको बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। आगे हम लोग ध्यान से अगला क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या हैं, तो नंबर 1 लक्षण की बात करते हैं कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, कहा जा रहा है क्या, ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। कहा जा रहा है कि किसी भी श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। कहा जा रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती रहती है। तो कहने का तात्पर्य है उसकी संयोजकता, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक रहती है उतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजकता को कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से ट्रिक से समझ सकते हैं कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है कि जी सेकंड पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, कहा जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है अर्थात जिसका ई नॉट इलेक्ट्रॉन चार्ज सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः वह सबसे अच्छा उपचायक होता है। सबसे अच्छा क्या होता है, अपचायक होता है। जैसे कहा जाता है कि सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाएगा, देखिए 2 और 1। अब कहा जाता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से त्याग कर कर अपना क्या कहता था, अपने कक्षक को पूर्ण कर लेता है या अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है, जिसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये आसानी से क्या कहता है, ये अपचयित हो जाता है, जिसे कहा जाता है प्रबल अपचायक लिथियम को कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है अर्थात सबसे अधिक होता है, कहा जाता है कि इसमें ई नॉट सबसे अधिक होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कहा जा रहा है कि जो तत्व श्रेणी में सबसे नीचे होता है उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः वह प्रबलतम आक्सीकारक होता है। आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इससे के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, क्या है इसका प्रबलतम आक्सीकारक कौन है, आयरन होता है, फ्लोरीन होता है।
अगला देखिए क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकारक होता है उन्हें E0 या ऋणात्मक होते हैं तथा इन्हें हाइड्रोजन H2 से ऊपर रखा जाता है, परंतु हीलियम से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होता है इनका E0 धनात्मक होता है तथा इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से नीचे रखा जाता है। अब कहा जा रहा है कि इसको नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का। तो नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होता है वह उतना ही अधिक क्रिया करता है। जो कहा जाता है कि धातु क्रियाशीलता में जो धातु सबसे जितना ऊपर रहता है वो उतना ही अधिक मात्रा में क्रियाशील होता है। देखिए क्या ऊपर रहेगा क्रियाशील रहेगा, क्या ऊपर रहने से क्रियाशील रहता है, क्रियाशीलता अधिक रहेगी तो उसकी अपचायक क्षमता भी सबसे प्रबल होती है। अब इस आधार पर देखा जाता है कि सबसे अधिक अपचायक कौन सा हो जाएगा। देखिए लिथियम सबसे ऊपर, तो लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम। अब कहा जाता है कि सबसे अधिक अपचायक के रूप में देखा जाता है तो लिथियम हो जाता है। फिर उसके क्रम के नीचे आ जाएंगे जब आवर्त सारणी को आपको इसकी बाद वाले वीडियो में अपलोड किया जाएगा किस प्रकार से आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो कहा जा रहा है कि सबसे ऊपरी हिस्से में देखा जाता है, ऊपर से नीचे आने पर उसके ऊपरी हिस्से अधिक रहते हैं। जितने ऊपर रहेंगे उतनी मात्रा में उसमें प्रबल अपचायक की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में इस क्रम को आप लोग मत भूलिएगा क्योंकि एक क्रम आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसको किस प्रकार से प्रबलतम अपचायक के रूप में दर्शाया जाता है। अब देखिए या क्रम से दे देगा, बोलेगा कि क्रम के अनुसार कौन सा सही है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखे रहेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। देखिए क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जब जल तथा अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व जितने भी होते हैं वे जल तथा अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं या हाइड्रोजन से कम क्रियाशील जितने भी तत्व होते हैं उसको विस्थापित कर देते हैं, जिसे कहा जाता है कि क्रियाशीलता के आधार पर से। जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है सोडियम, क्या है, सोडियम है Na प्लस बोला जा रहा है हाइड्रोक्स ऑक्साइड है। जैसे इसके साथ क्रिया करता है, देखिए सोडियम किसके साथ, OH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा प्लस यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि Na2 यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसके समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें सोडियम कहता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या सिंपल सा है कि आप लोग अगर विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से एक तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण ये आसानी से हाइड्रोजन को उसके स्थान से रिप्लेस कर देता है या और किसके साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम सल्फेट बना लेता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर है या जिनके E0 बहुत कम है वे ठंडे जल से ही क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर होती हैं उनमें बहुत कम E0 बहुत कम होते हैं, वे ठंडे जल से ही क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। या कहा जाता है कि जो श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं वे क्या जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है क्योंकि वे अधिक क्रियाशील होती है। जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये से अधिक जल में क्रियाशील तत्व होते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि आयरन, लेड, टिन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि धातुएं कुछ नीचे स्थित होने के कारण कुछ कम क्रियाशील होते हैं। कहा जा रहा है कि ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वही क्रियाशील होते हैं, बाकी नीचे के तत्व क्या बहुत ही कम। देखिए सिंपल सा
यदि क्रियाशीलता तो हो जाएंगे सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला कम क्रियाशील होंगे, तो इसके मध्य वाला क्या करेगा, उसमें कुछ कम होगा तथा कुछ अधिक, मतलब कुछ न कुछ अधिक मात्रा और कम मात्रा दोनों के मध्य में होते हैं। वे ठंडे जल से क्रिया नहीं करते हैं, अपितु जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो मध्य में पाए जाते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि उसमें कम क्रियाशीलता होती है, जिसके कारण वो ठंडे जल से क्रिया नहीं कर पाते हैं। जब ठंडे जल से क्रिया नहीं करेंगे तो उसके जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि आयरन है प्लस हाइड्रोजन है, ये फेरस सल्फेट बनता है, प्लस क्या फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि धातुओं की अपचयन क्षमता का, जरा सेकंड पॉइंट है कि धातुओं की अपचयन क्षमता क्या होती है। सेकंड, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जिन जिनसे जिनके ऊपर होती है या जिनसे जिसका ई नॉट जितना कम होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील या प्रबल अपचायक होता है। ई नॉट को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके नाम जरूर बताइएगा। अब देखिए क्या है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में और इसके पहले आपको समझा देगा कि ई नोट क्या होता है। देखिए क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जिनमें जिनके ऊपर होती है, क्या जिनके ऊपर होती है या जिनका ई नोट जितना कम होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील या प्रबल अपचायक होता है। ये धातुओं की अपचायकता के आधार पर उसका क्रम दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धातु क्या, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है क्या, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं तो नंबर एक की बात करते हैं तो क्या, धातुओं की क्रियाशीलता या आक्सीकारक क्षमता। देखिए क्या है इसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु जितना नीचे स्थित होता है या जिनका ई नॉट जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील एवं प्रबल आक्सीकारक होते हैं। जैसे प्रबल आक्सीकारक आपको इसके पहले बताया गया है, कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है 4, धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। क्या, धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व क्या होते हैं। तो धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। कहा जा रहा है कि विद्युत ऑक्सीकरण का ऊष्मीय स्थायित्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत स्थायित्व घटता रहता है। कहा जा रहा है क्योंकि धातुओं की विद्युत धनात्मक प्रबलता नीचे आने पर घटती। कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आवर्त सारणी में जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो उस समय उस धातु की, कहा जा रहा है कि उस धातु में विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति नीचे आने पर घटती रहती है। सिंपल सा, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है, रासायनिक श्रेणी या स्थायित्व घटता है तो उसके साथ साथ उसके धनात्मक प्रवृत्ति भी नीचे आने पर घटती है। तो कहा जाता है कि ऊपर के जैसे प्लस चार्ज रहते हैं नीचे आने पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटते जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती जाती है। जैसे कॉपर से नीचे की धातुओं के ऑक्साइड बहुत कम स्थायित्व होते हैं या केवल गर्म करने पर अपघटित होते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि जैसे जल को क्या पारा ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो पारा गर्म अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अगला क्या है कि विद्युत अपघटन के उत्पादन ज्ञात करने पर क्या जाता है, विद्युत अपघटन के उत्पादन ज्ञात करने पर किस प्रकार से काम होते हैं, इसका अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं। यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में 2 प्रकार के धनायन उपस्थित हो तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है। कहा जा रहा है कि देखिए, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में 2 प्रकार के धनायन उपस्थित हो तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है। कहा जा रहा है कि कैथोड पर धनात्मक सबसे पहले क्या होते हैं, मुक्त होते हैं तथा एनोड पर ऋणात्मक मुक्त होते हैं। कहा जा रहा है कि यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में 2 प्रकार के धनायन उपस्थित हो तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है जिसका ई नॉट अधिक होता है। इसी प्रकार यदि 2 प्रकार के ऋणायन में दो प्रकार के ऋणायन हो तो एनोड पर वह ऋणायन एकत्रित या मुक्त होती हैं जिसका ई नॉट कम होता है। कहा जा रहा है कि
कैथोड पर धनात्मक तथा एनोड पर ऋणात्मक होते हैं, जिसमें ई नॉट की मात्रा कम होती है, इसमें ई नॉट की मात्रा अधिक होती है। इसके एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कहा जा रहा है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज हुआ, पोटेशियम में प्लस चार्ज में कैथोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन सोडियम होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब क्लोरीन के ऊपर माइनस आयन व आयोडीन के ऊपर माइनस आयन में एनोड पर मुक्त आयोडीन होता है। अब कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कि इसका अनुप्रयोग धातुओं का विस्थापन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन में विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। कहा जा रहा है कि ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। ये क्या कहते हैं, सिंपल सा है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है, इसी को कहा जाता है कि धातुओं का विस्थापन कहा जाता है। जैसे आयरन है, आयरन क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो इसलिए जैसे ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है तो आयरन जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो इसमें से कॉपर कम क्रियाशील तत्व होने के कारण आयरन से ये बाहर निकल जाता है, तो इसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप लोग विस्थापन द्विविस्थापन के ऊपर वीडियो नहीं देखें तो इसके संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तथा क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। आगे हम लोग देखते हैं अधातुओं का विस्थापन। अधातु की किस किस प्रकार से विस्थापन होता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातु में अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि नीचे स्थित अधातुएं अधिक क्रियाशील होती है। कहा जा रहा है कि अवसारी में जो नीचे की अधातुएं होती है वह अधिक क्रियाशील होती है तथा ऊपर की अधातुएं कम क्रियाशील तत्व होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए फेरस है, फेरस जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो इसमें से क्या आयोडीन बाहर निकल जाता है, और क्या पोटेशियम क्या करता है कि फास्फोरस के साथ क्रिया करके आयोडीन को बाहर कर देता है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आज आप लोगों का पार्ट 2 या कह सकते हैं कि क्लास 12th के जो चैप्टर 2 था आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रतिदिन आप लोग देखिए, जो चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जा रहा है उसको हम लोग पार्ट 2 मतलब 2 पार्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो हम कोशिश करें कि एक ही पार्ट में सभी के सभी वीडियो अपलोड किया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम बचा है, जिसके कारण आप पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे प्रकार से कवर कर सके। जिस चैप्टर को आपको नहीं समझ में आता या जिस चैप्टर को आप अपनी इच्छा के अनुसार सोच रहे हैं कि उसको समझाने के लिए, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। हम उसी चैप्टर को लाएंगे जो आप लोगों का डिमांड रहेगा। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। आज से आपके रेगुलर क्लासेस चली रहेगी। कुछ समस्या होने के कारण आपकी क्लासेस थोड़ा से बीच में बाधित हुई थी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।